वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सबका यार फिर से इस नए लेक्चर में, जहां पे औसम तरीके से हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से टॉपिक की, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी कैटेगरी हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो मिलके फोड़ेंगे, मिलके स्टार्ट करेंगे, मिलके एग्जाम को भी क्रैक करेंगे, अपने सारा कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे, क्योंकि हर टाइप का कॉन्सेप्ट हम यहाँ से सीख के जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आज इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंसेप्ट की, देन इलेक्ट्रिकल पावर की हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। और 100% हाँ 99.999% चांस होती है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं नीट में और जेईई मेंस के एग्जाम में। ये आप ध्यान रखेंगे, पहले से माइंड में कवर रखेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने इसको कवर अप कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी का यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉसिबल टाइप के जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं, आपने हर लेक्चर देखा है, उसको एंजॉय किया, उसका यूज करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो लास्ट में जो हमारे पास बचेगा बस वो जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पोटेंशियोमीटर एंड वेस्टर्न ब्रिज के एप्लीकेशन, मीटर ब्रिज, ओके, और एमीटर एंड वोल्टमीटर, इनकी बाद में हम डिस्कशन करने वाले हैं इन द लास्ट। मतलब जो मेन बेसिक कंसेप्ट है वो सारे कहीं ना कहीं कवर कर लिए, और आज ये वाला भी कवर हो जाएगा, एनर्जी और पावर वाला। ओके, सो आर यू एक्साइटेड? यस, मैं हूं, तो आप भी होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, सो आपका जो इंतजार था ना शॉर्ट ट्रिक्स की, जो नोटबुक थी, जो हैंडबुक है, जो मैगजीन आप मान सकते हो, वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, उसको आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। तो एक तरीके से एक बेहतरीन हैंडबुक आपके पास होगी, और पूरे इंडिया में से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स आपको, मैं ऐसी उम्मीद मान के चल रहा हूं, अगर आपने यूज किया, आपने देखा है, तो आपको नहीं मिली होगी, जिनसे क्वेश्चन आप बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हो बॉस, ठीक है। तो यार इसका रजिस्ट्रेशन एकदम हमने ओपन कर दिया है, आप जल्दी से जाओ, और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके देखो, उसको फॉर्म को फिलअप करो और अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। एक मिनिमम अमाउंट उसके लिए हमने रखा है, जिससे इंडिया का हर बच्चा इसका यूज कर पाए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चंस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकता है। विद इन मंथ ये आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपके हाथों में होगी। तो देरी ना करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप इसको रजिस्टर करा लें, ओके, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, दोस्तों से भी करा दें, जितने भी ज्यादा बच्चों को यार ये मिल सकता है, बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ऑसम ट्रिक्स हैं, बहुत ज्यादा ऑसम है। आपने एहसास भी किया होगा, दोस्तों को भी बताया, और ज्वाइन कर ले चैनल को, है ना, ज्वाइन कर ले। अब चैनल पे हमारा ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ चुका है, तो प्लीज आप उसको ज्वाइन करें अगर आपको अच्छा लगता है, ये कंटेंट आपकी हेल्प कर रहे हैं यार। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना है, पता कर लेना, आप लिंक में जाएंगे, आप उसको देखेंगे, वहां पे जाके फॉर्म फिलअप करेंगे, आप कॉन्टेक्ट करेंगे कितना मिनिमम अमाउंट होने वाला है उस पर्टिकुलर हैंडबुक के लिए, जिसमें शॉर्ट ट्रिक सारी पॉसिबल रिटन में आपको मिलने वाली है, बुकलेट फॉर्म में। समझ गए आप? होप सो आप समझ गए होंगे। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, सबसे डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, क्योंकि खुद बनाई है आप सबके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। तो आज बात करने वाले हैं यार हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। तो पावर को डिफाइन करने से पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझना लाजमी है, वरना सबाना आजमी है। मतलब सर क्या बात कर रहे हो? यस, क्योंकि एनर्जी का जो रेट होता है उसी को तो पावर कहते हैं। तो सबसे पहले आपने एनर्जी को समझना पड़ेगा। आपकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी बना के बैठना मस्त तरीके से, है ना, एनर्जी हाई एनर्जी के साथ बैठना, लो एनर्जी के साथ नहीं, तभी मजा आएगा, क्योंकि हम एनर्जी बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। भावना को समझ रहे हो ना? यस सर। तो जल्दी से ज्यादा बकवास ना करते हुए बॉस आ जाते हैं अपने मिशन पर, ठीक है। मिशन क्या है सर? देखो भाई, हम बात कर रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपके पास, वो क्या है? देखो, हम एक बैटरी का यूज करते हैं करंट सप्लाई करने के लिए, मतलब चार्ज को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो जो बैटरी का काम होता है, वो चार्ज को एनर्जी देकर उसको सप्लाई करती है बेसिकली। वो बैटरी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देती है, उस चार्ज को सप्लाई करती है ना। लो पोटेंशियल से अगर हाई पोटेंशियल पर ले जाना, तो बैटरी को कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो बैटरी मतलब सेल बोल सकते हो आप, सेल आप एक बोल सकते हो। तो अगर मैं एक सेल यहाँ पे ले लेता हूँ सिंपली, ठीक है, तो ये इसका प्लस टर्मिनल, ये माइनस, तो पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है इनके बीच, उसको हम V मान लेते हैं। तो भाई ये जो होता है, अगर मैं ये वाले एंड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और ये नेगेटिव वाले टर्मिनल के साथ ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं आर, तो यहां से बैटरी जो करंट सेंड कर रही है, और ये करंट इसमें जा रही है, इसमें एंटर करेगी। तो वो बात कर रहा है कि चार्ज को सप्लाई करने के लिए बैटरी को जो वर्क करना पड़ता है, वो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द वर्क
टू सप्लाई द चार्ज। ओके, यानी चार्ज को अगर ट्रांसफर करना है, चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है उसको आप निकाल सकते हैं Q इंटू वी से, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल होता है वर्क ओवर चार्ज। ठीक है, एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल लेंगे, सिंपल है। तो बैटरी का काम क्या होता है कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे चार्ज को ट्रांसफर कराना है, सिंपल। तो वो वर्क डन यहां से देखो निकाला जा सकता है। और ये जो वर्क डन होता है ना चांदी मेरे, जो इस फॉर्मूले से आपने निकाला है, ये आप सबने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो वर्क डन होता है बेसिकली यही होती है एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। मतलब ये जो वर्क कर रही है ना बैटरी चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो एनर्जी होती है उसकी एक तरीके से। तो इसी को हम लिख सकते हैं एनर्जी। ठीक है, एनर्जी सप्लाइड, है ना, एनर्जी सप्लाइड बाय बी, बैटरी या फिर सेल लिख दो यार। ठीक है, सेल लिख देंगे आप। ठीक है, सेल ही एक तरीके से ये। तो बेसिकली इसी को हम एनर्जी का नाम देंगे, यानी एनर्जी हमारी यहां पे बन जाती है Q इंटू वी। और आप सबको पता है Q इक्वल टू होता है IT। अगर T समय में वो इतना चार्ज सप्लाई कर रही है, वो जो करंट है उसकी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो E को हम लिख सकते हैं, इसकी जगह IT लिख दिया हमने, और ये Q हो गया। तो VIT ये फॉर्मूला आपका बन जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अगर ये करंट यहाँ पे कॉन्स्टेंट टाइप की है, तो कांस्टेंट फ्लो हो रहा होगा करंट का, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल, इजी है, आराम से कर लिया जाएगा। ठीक है, तो बाद में देखेंगे सारी चीजें, पहले आप इसको देख लो। तो ये एनर्जी है, मतलब बैटरी को जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है वही उसकी एनर्जी होती है। दैट्स व्हाई यू कैन कैलकुलेट दैट एनर्जी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो जो मेन मुद्दे की बात अब हमारे पास होने वाली है दोस्तों, वो होने वाली है इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी से बनते हैं। उसके बाद में इसका हम हीटिंग इफेक्ट देखेंगे, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे अपनी इलेक्ट्रिकल पावर की। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल पावर, तो आपको पता है ये डीसी है भाई, है ना। तो हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, तो पावर को हम पी से डिनोट करेंगे। और आपको पता है पावर होता है W/T, ये तो आप सबको पता ही होगा यार। ठीक है, W/T। W क्या है सर यहाँ पे, ये जो वर्क डन यहाँ पे किया है, और वो क्या है, एनर्जी है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है डिवाइड बाय T, यानी ये जो रेट है ना, ये जो रेट है एनर्जी का, है ना, जो एनर्जी सप्लाई हो रही है विद रिस्पेक्ट टू जो टाइम होगा, इसको हम पावर कहते हैं। सिंपली आप निकाल सकते हैं ना इसको, कोई टेंशन तो नहीं है ना बॉस, नहीं है ना बॉस, यस। तो ये तब है जब करंट आपकी कांस्टेंट होने वाली है। अगर करंट वेरिएबल है तो वो भी मैं बता दूंगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आपने बस याद रखना है। अब देखो E की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करो और आपके फॉर्मूले बनते जाएंगे। तो P इक्वल टू क्या बनेगा, देखो E की वैल्यू ये रही VI इंटू T/T। इतने समय में ये कैंसिल हो गया, तो जो पावर आ रही है दैट इज I, दिस इज द पावर। ठीक है, सप्लाइड बाय द बैटरी। Okay, so this is the power supplied by the battery actually. So this is the product of the applied potential difference into current. देखो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे जितने भी पॉसिबल बेसिक कंसेप्ट हो सकते हैं ना इससे रिलेटेड, वो सबके डिस्कशन कर लेता हूँ। उसके बाद जो कंसेप्ट ऑफ बल्ब होगा, जो हमारे पास बल्ब होते हैं ना, उनका कंसेप्ट देखेंगे, क्योंकि उसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन एंड ऑल। फिर तो न्यूमेरिकली डिस्कस करने हैं, सो डोंट वरी। ठीक है, तो भाई अच्छी बात है सर। अब हमें पता है ये बैटरी अगर इसको पावर दे रही है, इसमें करंट सप्लाई कर रही है, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा V, और उसको हम निकाल सकते हैं IR से। ये तो आप सबको पता ही है। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड I। अगर आप रेजिस्टेंस के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो V इक्वल टू आप IR लिख सकते हैं। तो आपका सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा V इक्वल टू IR, तो I² R। तो ये आ गया नेक्स्ट फॉर्मूला। आप देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and resistance, this is potential difference and I, this is I and R. okay, come on। तो अब आप क्या कर सकते हैं सर, अब देखो ये इसमें भी करंट है, इसमें भी, आप करंट को गायब कर दो, तो करंट को रिप्लेस कर दो। तो जो तीसरा फॉर्मूला बनेगा इसका, आप करंट की जगह लिख सकते हो यहाँ से V/R, तो V² हो जाएगा, तो V²/R। और ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है इस वाले फॉर्मूले का एंड इस वाले फॉर्मूले का टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इतनी बेसिक नॉलेज तो आपको मतलब पहले से ही होनी चाहिए यार, कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक पावर है इसकी यूनिट क्या है, जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है जो बैटरी ने सप्लाई करी है उसकी यूनिट क्या है, ये सब देखना पड़ेगा ना बॉस, ये सब देखना पड़ेगा ना, यूनिट आपको पता होनी चाहिए। अगर दोस्तों वो एनर्जी की बात कर रहा है तो यार E है एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट जूल हो सकती है,
कैलोरीज हो सकती है, कैलोरी में इसको मेजरमेंट करते हैं, और किलोवाट आवर में भी मेजरमेंट किया जाता है। और इनका रिलेशन थोड़ा सा आप याद रखना, क्योंकि कैलकुलेशन कहीं जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हो सकता है यूज हो जाए, तो बेसिक लेवल पे पता होना चाहिए। तो जो 1 कैलोरी में जो एनर्जी होती है वो 4.18 जूल के इक्वल होती है, ये इनमें रिलेशन भी कह सकते हो आप एक तरीके से। और ये जो किलोवाट आवर है, इसका मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो किलो मींस 10⁻³ ये वॉट है, दैट इज द यूनिट ऑफ द पावर, एंड ये आर है ना, ये 1 आवर में, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है निकल के 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब समझते हो क्या है, एक 1 आवर में कितनी पावर कंज्यूम कर रहा होगा वो इलेक्ट्रिकल जो भी अप्लायंस होगा, 1 आवर में कितनी पावर वो कंज्यूम करता है, 1 घंटे में कितनी पावर वो कंज्यूम करता है, दैट इज 3.6 10⁻6 जूल के इक्वल वो 1 आवर में वो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसको आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, करंट सप्लाई कर रहे हो, इतनी एनर्जी वो खा जाएगा, खर्च कर देगा, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, इनकी वैल्यू कभी कभी इनका यूज हो जाता है तो पूछ भी ले जाते हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके कम ऑन, अब आ जाओ पावर पे। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तो हमें भाई पता है पावर का जो फॉर्मूला है वो वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम है। एनर्जी और वर्क है तो जूल पर सेकंड लिख सकते हो उसको, और जूल पर सेकंड को आप लिख सकते हो वॉट। सो यू कैन से द पावर, इलेक्ट्रिकल पावर की जो यूनिट है बेसिकली वो वॉट है, जो घपलू यानी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करी जाएगी, ठीक है, घपलू से डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करी जाएगी। तो ये आप ध्यान से याद रखेंगे। तो यार देखो बेसिक से 10th लेवल की अगर मैं बात करूं, बेसिक सा कंसेप्ट है, आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब जो मुद्दे की बात है वो अब स्टार्ट होगी, ठीक है। ये तो बेसिक सी डेफिनेशन हो गई कि जी व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक energy, how to define these two factors and what are the units and all, and what are the formulas, वो हमने देख लिया सिंपली। and how to use these formulas to solve the numerical problem, ये अलग बात है, वो धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा ना बॉस, वो धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा। चले आगे बढ़े, कमा तो ये इसको जल्दी से बात कर लेते हैं मुद्दे की, जहां से न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस होंगे। बेसिक फॉर्मूलाज क्या यूज होने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या है वो ऑलरेडी हमने देख लिया है, तो कोई पंगा वाली बात नहीं है, हम फंसेंगे नहीं, मतलब कंसेप्ट में नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो वो बात कर रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी जूल हीटिंग की हम बात करेंगे। ये कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम किसी रेजिस्टेंस में जब इलेक्ट्रिकल करंट हम सप्लाई करते हैं, जैसे वेल्डिंग देखी होगी आप लोगों ने, जब हम वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग है ना, जो वेल्डिंग मशीन होती है ना, समझ गए ना। तो वहां पे क्या होता है, जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तो जब आपको किसी मेटल के 2 पार्ट को ज्वाइन करना होता है तो उसकी वेल्डिंग करते हैं ना, तो जो करंट सप्लाई कर रहा हो रेजिस्टेंस में है ना, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हमें कैलकुलेट करनी होती है, हाउ टू कैलकुलेट दैट हीट एनर्जी। ओके, तो कम ऑन गाइस, तो अगर मैंने मान लिया सपोज करो ए पॉइंट पे कोई पोटेंशियल है VA और बी पॉइंट पे कोई पोटेंशियल है VB, तो ऑब्वियसली अगर मैं मान लूं ए का पोटेंशियल ज्यादा है और बी का कम है, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट इधर से जाएगी और इस रेजिस्टेंस में एंटर करेगी। जब ये करंट इस रेजिस्टेंस में एंटर करेगी तो यहाँ पे कुछ हीटिंग होगी, इसकी रेजिस्टेंस में हीटिंग होगी, है ना। और हीटिंग होने से क्या होता है, ये हीटिंग है जो एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, टेम्परेचर TT इंक्रीज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेगा, राइज करेगा। तो वो पता है क्या बोल रहा है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस हीट एनर्जी, है ना, जो वहां एनर्जी सप्लाई हो रही है। अब अभी हमने सीखा जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है वो क्या होती है, जो पावर बैटरी ट्रांसफर करती है, सप्लाई करती है, वो क्या होती है, वो अभी हमने सीखा है, नो प्रॉब्लम। इस रेजिस्टेंस के जो एंड है उसका एक पोटेंशियल V A है और यहाँ पे VB है, तो इसमें जो पावर ट्रांसफर करेगी बैटरी, वो तो हमें पता ही है, कैसे निकाल सकते हो, I² R से निकाल सकते हो या V² R से निकाल सकते हो आप, है ना, इससे आप निकाल सकते हो। और जो एनर्जी है यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट में, जो एनर्जी यहाँ पे सप्लाई हो रही है एक तरीके से, या एनर्जी जो यहाँ पे एक तरीके से डिसिपेट हो रही है, वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब हमें पता है। क्यों? क्योंकि पावर इक्वल टू होता है एनर्जी जो होगी वहां पे और डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, अगर वो कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ पे जो करंट सप्लाई हो रही है ये वाली, तो अगर ये दोस्तों कांस्टेंट है तो डायरेक्ट आप E निकाल सकते हो P इंटू T से, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा, P की वैल्यू लिख दो VI/T, ये फॉर्मूला बन जाएगा, या V की वैल्यू लिख दो I²R/T, ये फॉर्मूला बन जाएगा, या फिर ये वाली लिख दो तो V²/R/T, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो जूल हीटिंग में जो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, या जो डिसिपेट एनर्जी है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जो डिसिपेट एनर्जी है एक तरीके से यहां से निकाली जा सकती है, बट ये कब है, जब आपकी जो करंट है वो वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट टाइप की हो। बट अगर वो बोल दे इसमें जो जाने वाली करंट है अगर वो वेरिएबल है, ध्यान से समझना, जो हीटिंग की बात कर रहा हूं मैं, अगर दोस्तों वो वेरिएबल है, देन वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू बाय यूजिंग द फॉर्मूला P इक्वल टू DE/dt, क्योंकि करंट टाइम के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। तो DE को आप लिख सकते हो PDT, और यहां से इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो E आ जाएगा इंटीग्रेशन, टाइम जो भी गिवन होगा 0 से T, और पावर को आप लिख सकते हो I² R इंटू dt, ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं।
तो करंट यहाँ पे जो गिवन होगी दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही होगी, वेरिएबल होगी, वो फंक्शन गिवन होगा, जैसे i इक्वल टू 2t+1 दे दिया, मतलब t के टर्म्स में होगी टाइम के, अब समझ जाना, इंटीग्रेट करना, बात खत्म। एंड जूल हीटिंग में जो एनर्जी वहां पे वो रिलीज कर रहा है, डिसिपेट हो रही है, जो सप्लाई हो रही है, उसके लिए नॉर्मली फॉर्मूला किया जाता है ये वाला यूज, अगर कांस्टेंट करंट है तो जो वेल्डिंग वगैरह होता है उसमें फॉर्मूला यूज होता है I²RT, अगर कांस्टेंट टाइप की करंट आप यूज कर रहे हो वो एनर्जी निकालने के लिए, वो जितने भी हीट वहां पे हीट एनर्जी बन रही होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर वेरिएबल फॉर्म है तो बस करंट की जो भी वैल्यू गिवन होगी आप पुट कर देना, इंटीग्रेट कर देना, तो इस फॉर्मूले से यू कैन कैलकुलेट, सिंपल, दिस इज कॉल्ड एज जूल हीटिंग इफेक्ट, समझ गए। तो जो करंट सप्लाई हो रही है रेजिस्टेंस में, वो जो वहां टेम्परेचर रेज हो रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज डिसिपेट हो रही है उसको आप निकाल सकते हैं, जो बैटरी ने सप्लाई करी है आप समझ सकते हैं इस बात को। तो इस तरीके से आप कंसेप्ट यूज करेंगे, और ये कंसेप्ट है ना, किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला कब कहां यूज करना है, इट विल डिपेंड अपॉन कि सिचुएशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू करंट हम बात करते हैं हमेशा ना। तो अगर वेरिएबल है तो ये वाला यूज करेंगे, कांस्टेंट करंट है तो ये वाला यूज करेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो यार ये बेसिक सा एक कंसेप्ट है, आराम से मैं क्वेश्चन हर टाइप का कराऊंगा, पहले मैं सारे बेसिक कंसेप्ट इसमें कवर अप कर रहा हूं, लास्ट कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं बल्ब के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 इस पूरे टॉपिक के न्यूमेरिकल ही करने हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो एक्चुअली में तभी पता चलेगा कि क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये तो ऑब्वियसली बेसिक कंसेप्ट है, ये तो ऑब्वियसली आना चाहिए, ठीक है, कम ऑन। ओके, सो हियर वी गो, एक छोटा सा टॉपिक मेरे को ये वैसे मैंने आपको बता दिया था जब हमने सेल कॉम्बिनेशन की बात करी थी, बट यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इस पे डिपेंडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये कंडीशन बार बार आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका यूज करके भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, या कंडीशन डायरेक्ट पूछ ली जाती है, क्या बात कर रहे हो। तो देख लो, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मतलब वो पता क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि जो आपने सेल यूज किया, जो बैटरी यूज किया, लेट्स सी उसके इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ R और इसका EMF है कुछ E, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ आपने इसको कनेक्ट कर दिया जिसको एक करंट सप्लाई करेगा, ठीक है ना, जिसको एक करंट सप्लाई करेगा, आप देख सकते हैं, और इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, फिर यहां से सप्लाई होकर करंट वापस बैटरी में एंटर कर जाएगी। तो पता क्या बोल रहा है, बताओ किस कंडीशन में ये सेल, ये बैटरी इस रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा, है ना, इसलिए इसका नाम रखा गया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, है ना। हम चाहते हैं ये जो बैटरी है इसको मैक्सिमम पावर दे दे इस रेजिस्टेंस को, जो यार डिसिपेट होगी, ठीक है, ये ट्रांसफर करेगा, डिसिपेट कर देगा, ये देगा, ये खर्च कर देगा, एक ही बात है ना, जैसे अरे समझ रहे हो आप, तो एक ने दिया दूसरे ने खर्च किया, तो एक ही बात है, देखो, है ना। तो ये जब देगा तभी तो खर्च करेगा, तो मैक्सिमम कब करेगा, तो पहले निकाल तो लो। तो देखो इस रेजिस्टेंस में करंट जा रही है I, जो बैटरी ने यहां से इसको सप्लाई करी है, तो इसकी जो पावर होगी वही, वो तो हम निकाल सकते हैं, करंट जा रही है I²R से, जब करंट पता हो तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली इसी का यूज करेंगे। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे आप पुटअप कर सकते हो, अगर करंट आपने निकालनी है तो हमें पता है ये करंट इस रेजिस्टेंस में भी जाएगी और इसमें भी जा रही है, तो दोनों सीरीज में है, तो करंट निकाल सकते हो V/R इक्वलेंट से, तो E इसका बैटरी का EMF है और R इक्वलेंट है R+R, ये आपकी करंट, कूल। अब इसको यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, E/R+R का होल स्क्वायर बन जाएगा इनटू R, ये पावर आई निकल के, नॉट मैक्सिमम पावर, ओके। सो इन व्हाट कंडीशन द बैटरी या द सेल विल सप्लाई द मैक्सिमम पावर टू द रेजिस्टेंस, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट, ओके। सो क्या करेंगे सर, देखो भाई यहाँ पे जो वेरिएबल रजिस्टर है, मतलब जिसको पावर सप्लाई कर रहा है, उसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, हम चेंज कर सकते हैं R, तो वी हैव टू, यानी फॉर if you want to calculate the maximum powers which is supplied by the battery, transfer by the battery या cell, तो अगर आप maximum power चाहते हैं, for maximum power you have to differentiate this P with respect to capital R, क्योंकि small r is the internal resistance, वो तो फिक्स ही रहने वाला है, ठीक है, ये ही चेंज होगा क्योंकि इसी को हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो आपने उस पावर को डिफरेंशिएट करना है with respect to R and you have to put equal to 0, बस ये ध्यान रखना, मतलब वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान रखिए। तो यहां से एक कंडीशन निकल के आएगी, जब आप ऐसे करोगे, ये करने के बाद एक कंडीशन आएगी कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, मतलब कोई भी सेल, कोई भी बैटरी किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को या सर्किट में तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकती है जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मस्ट बी इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल, एक है तो एक, बहुत सारे हैं तो उनका इक्विवेलेंट भी तो निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं टोटल लिख रहा हूं, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी उस सर्किट में होगा, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। मतलब अगर आपसे पूछे कि ये बैटरी इसको मैक्सिमम पावर देना चाह रही है तो क्या कंडीशन है, तो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल के इक्वल कर दो, बात खत्म,
हो जाएगी। तो अब वो मैक्सिमम पावर होगी कितनी, आप निकाल सकते हो। मैक्सिमम पावर कितनी होगी, देखो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख दो। स्मॉल आर की जगह जो पावर हमने निकालती है यहां पे देखो, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर ओवर नीचे आएगा आर प्लस आर, इसका भी स्क्वायर है, और इंटू आर, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर ओवर आर आर टू यानी 4r स्क्वायर इंटू आर, तो एक आर कैंसिल, तो ई स्क्वायर बाई 4r, यानी अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखना है तो इतनी मैक्सिमम पावर उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अगर पूछेगा तो ये रहा, इतनी मैक्सिमम पावर उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। समझिए ना लॉजिक यार, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से, अगर ग्राफ बनाना हो आपको पावर वर्सेस रेजिस्टेंस, क्योंकि वेरिएबल तो आर है, तो इसके बीच में अगर ग्राफ बनाना तो इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। देखो इनिशियली ठीक है ना, आप समझना बात को, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है ना, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो आपकी जीरो हो जाएगी। तो जीरो से ग्राफ चलेगा, बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, उसके बाद डिक्रीज होने लगेगा। तो ये जो पीक पॉइंट मिलेगा ये तभी हो सकता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के इक्वल हो, और यहां पे जो पावर मिलेगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। यहां पे जो पावर होगी, इस तरीके का ग्राफ है, कभी ग्राफ पूछ लेगा, कभी ये वाली वैल्यू पूछ लेगा, कभी ये कंडीशन ही पूछ लेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 3 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, और चौथा क्वेश्चन इस कंसेप्ट का यूज होकर न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। चार टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो ठीक है। 3 तो डायरेक्ट ही पूछ ले जाएंगे ना यार, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो भाई ये याद रखना है, अपने इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है, इसका कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है ये मैंने आपको बता दिया है मैंने, ठीक है। अब आगे बढ़े, चलो एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट चलो फिर न्यूमेरिकली करेंगे। मैंने बोला ना न्यूमेरिकल हर टाइप का कराऊंगा, 5 6 7 8 9 10 में भी पॉसिबल क्वेश्चन है, हर टाइप का इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको मिल जाएगा, आपको ढूंढने की कहीं से जरूरत नहीं पड़ेगी। और लॉट ऑफ क्वेश्चन आप डिफरेंट जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, आप हर टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके कम ऑन। ओके सो जैसे कि मैंने आपको बोला, लास्ट कंसेप्चुअल कंसेप्ट है यहाँ पे जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द बल्ब, यानी बल्ब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे डील करना है। क्योंकि नॉर्मली देखा गया है ज्यादातर क्वेश्चन बल्ब से रिलेटेड ही इस टॉपिक से पूछे गए हैं, जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसका यूज होगा, क्वेश्चंस बल्ब से रिलेट करके वो बना देगा, ठीक है। तो कम ऑन, पहले इसकी बेसिक जानकारी ले लो कि बल्ब है क्या और इसका आप यूज कैसे करते हैं, आई मीन इसकी कैलकुलेशन में यूज कैसे करते हैं, डेटा कैसे यूज होता है, ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे बना लिया आपके वास्ते, बहुत तेरी अच्छा इतना खतरनाक, ये ऐसे मान लो, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरीके के 2 इसके टर्मिनल्स, ठीक है, और ये आपका बन गया बल्ब, क्या शानदार बल्ब बना है, नहीं तो ये बन गया आपका बल्ब। अपनी पढ़ाई तो सभी कर लेते हैं, वो ठीक है कि नहीं। तो ये बल्ब है, अच्छा इस पे एक रेटिंग लिखी होती है, मतलब इस पे कुछ रेटेड वैल्यूज लिखी होती है, हमेशा याद रखना बल्ब के ऊपर कुछ रेटेड वैल्यूज लिखी होती है, डेटा लिखा होता है। अब वो क्या होती है, इस पे लिखा रहेगा, सपोज करो 100 वॉट और 50 नो हाँ लिख लो 100 वॉट और 220 वोल्ट ऐसे लिखा होगा। तो बल्ब के ऊपर जो रेटिंग वैल्यूज होती है ना, जो रेटेड वैल्यूज होती है, जो डेटा लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है कि ये जो बल्ब है, ये पर्टिकुलर बल्ब, जैसे अलग अलग कंट्रीज में जो सप्लाइड जो पावर होती है, सप्लाइड जो वोल्टेज होती है, जिसपे वोल्टेज करंट सप्लाई की जा रही है, सो वो डिफरेंट होती है। इंडिया के अकॉर्डिंग जैसे हम 220 लेते हैं, यूएसए के अकॉर्डिंग अगर 1110 लेते हैं, तो मतलब इस तरीके से आप मान सकते हो। इंग्लैंड और इंडिया का शायद सेम चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मानेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यूज होती है एक तरीके से, मतलब इन वैल्यूज पे इसको डिजाइन किया गया है। मतलब ये जो बल्ब बनाया गया है, इसकी जो डिजाइनिंग की गई है बल्ब की, मार्केट में जब ये बल्ब आएगा और हम इसका यूज कर रहे होंगे, तो ये जो इसके ऊपर डेटा लिखा होता है, जब आप बल्ब आज के बाद देखेंगे, खरीदेंगे, वैसे तो आजकल कोई नहीं खरीदता है, आजकल तो बहुत एडवांस हो गई है चीजें, बट फिर भी आपने यूज किया होगा, तो अगर उसमें लिखा है 100 वॉट या कोई भी वॉट मतलब दिस इज द पावर, यूनिट ऑफ पावर, तो ये पावर है, और ये 220 वोल्ट मतलब ये उसमें अप्लाइड, तो ये होता है मैक्सिमम पॉसिबल, है ना, मैक्सिमम अप्लाइड। ध्यान देना भाई, मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज, मतलब ये जो बल्ब है ना, ये मैक्सिमम इतनी 220 तक बढ़िया से ब्राइटनेस आपको देगा, ग्लो करेगा, लाइट आपको देगा। अगर इससे ज्यादा आपने इसको वोल्टेज दे दी, हो सकता है फ्यूज हो जाए, पटक जाए, कुछ भी हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, समझ गए। अब दिस पर्टिकुलर वोल्टेज, मतलब सीधी सी बात है, ये इसका वर्किंग वोल्टेज है, जहां तक ये काम करता रहेगा, आपके रूम में आपने लगा रखा है, ये काम करता है, लाइट देता रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा वोल्टेज अचानक ही आ गई 220 से, समझना, तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिजाइनिंग ही उतने पे है, उसकी कैपेसिटी ही उतने पे है, उसकी पावर ही उतने पे है। तो वो बोल रहा है कि जब 220 वोल्ट अगर आप उसको मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज है, तो इस 220 पे वो 100 वोल्ट खर्च करेगा एनर्जी, आई मीन पावर, इतनी पावर वो कंज्यूम कर लेगा, इसका ये मीनिंग होता है। तो 100 वोल्ट का मीनिंग क्या है, जो उसकी लिखी होती है, ये रेटेड पावर, इसको बोलेंगे हम रेटेड पावर है। और ये जो 220 इसको बोलेंगे हम रेटेड, पहले समझ लो, रीड करना सीखो बल्ब को पहले, है ना, ये रेटेड वोल्टेज है, समझ गए ना आप, है ना, मैक्सिमम इतना वोल्टेज है, इससे ज्यादा मत देना, ठीक है।
तो रेटेड पावर का मतलब होता है कि इतनी, आप ऐसे लिख सकते हो एट 220 वोल्ट इट विल, ठीक है, कंज्यूम, यानी खर्च करेगा 100 वॉट पावर, इतनी पावर वो कंज्यूम करने वाला है। समझ गए, इतनी पावर वो कंज्यूम करने वाला है, खाने वाला है, मतलब है ना, ये खा के ही रहेगा इतनी, ठीक है। तो चलो भाई ये हो गया। अब सर इसका और मीनिंग क्या है, तो बल्ब है ये, तो सर इनकी इन वैल्यूज का यूज क्या होगा, तो ये जो डिजाइंड वैल्यूज होती हैं, जिन पे इसको डिजाइनिंग करी गई है, मैन्युफैक्चरिंग करी गई है, रेटेड वैल्यूज होती है, विद द हेल्प ऑफ दीज टू वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट, यानी ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद द हेल्प ऑफ रेटेड वैल्यूज, जो लिखी होती है रेटेड वैल्यूज, ठीक है, वी कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, ठीक है, वी कैन कैलकुलेट, है ना, ये पॉइंट, रेजिस्टेंस किसका सर, बल्ब का। तो आज के बाद याद रखना रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, यानी इन वैल्यू की हेल्प से हमेशा बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला जाएगा, बस खत्म, जो बल्ब होगा उसका रेजिस्टेंस निकाला जाएगा हमेशा। तो कैसे निकालेंगे सर, हमें पता है ये पावर की वैल्यू है, ये वोल्टेज की है, तो पावर जो होती है वो होती है V²/R। तो जब भी याद रखेंगे रेटेड वैल्यूज है, याद रखना रेटेड, यानी PR और VR, और ये रेजिस्टेंस है बल्ब का। तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, इट कैन बी, वी कैन कैलकुलेट रेटेड वोल्टेज ओवर रेटेड पावर। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप हमेशा जो भी बल्ब गिवन होगा और बल्ब के ऊपर जो डेटा लिखा होगा उसकी हेल्प से केवल एंड केवल आप क्या निकालेंगे, उस बल्ब का रेजिस्टेंस। तो बल्ब हमें रेजिस्टेंस दे देता है निकाल के, बात खत्म हो जाती है यहीं पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बस ये मेन पॉइंट होने वाला है इसका, यही आपको समझ में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है। अब उसमें कितनी करंट, जो उसमें हम सोर्स लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, उसको कितनी सप्लाई करेगा वो इस बल्ब के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, वो हम अलग से निकाल सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे देखो, ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे किया, देखो, तो ये बल्ब था मेरे पास, ठीक है सर, हाउ यू कैन यूज दिस कंसेप्ट, ओके। सो यहां पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे 50 वॉट, यहां पे 220 वोल्ट लिखता हूं, यहां 110 वोल्ट दे देता हूं, ठीक है, ओके। क्योंकि अब देखो इस बल्ब को आप जो करंट सप्लाई कर रहे हो, अब जो दे रहे हो, करंट सप्लाई कर रहे हो जो इसको बल्ब को, वो एक बैटरी से कर रहे हो, और बैटरी एक सोर्स का काम करेगी, यहाँ सोर्स का, ठीक है, और बैटरी अगर एक सोर्स का काम करेगी तो ये करंट सप्लाई करेगी, तो ये सप्लाइड वोल्टेज के नाम से हम जानेंगे इसको, कि जो बैटरी आपने यूज की है बल्ब को लाइट अप करने के लिए, उसको जलाने के लिए, एक तरीके से आप कह सकते हो अपने घर में लाइट करने के लिए, तो एक बैटरी से आपने बल्ब को कनेक्ट किया जिसका वोल्टेज था 110, तो ये बैटरी इतने वोल्टेज पे इसको करंट सप्लाई कर रही है, तो इसके वोल्टेज को सप्लाइड वोल्टेज कहते हैं। हमने मतलब ऐसे हम याद रखेंगे ना, क्योंकि ये बैटरी इतने वोल्टेज पे तो एनर्जी सप्लाई करेगी यार, तो ये सप्लाइड वोल्टेज हो गया। और जो ऑलरेडी बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है वोल्टेज, वो उसका रेटेड वोल्टेज है VR, और जो उसकी वोट लिखी हुई है उसको PR है। तो बैटरी ने कितनी पावर सप्लाई की, यानी इस बैटरी ने इस बल्ब को कितनी पावर सप्लाई की, उसको लिखेंगे PS। तो अगर आपसे पूछे PS निकालो तो निकाल लेंगे ना, दोनों में फर्क है, ध्यान से समझना। तो बैटरी ने कितनी पावर सप्लाई की, वो मैक्सिमम कितनी कंज्यूम कर रहा है इतने वोल्टेज पे 50 वॉट, लेकिन बैटरी ने कितनी सप्लाई की अगर वो पूछ ले तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, इस बल्ब का जो भी रेजिस्टेंस होगा, समझ गए, और हमें बैटरी का वोल्टेज पता है, तो हम पावर निकाल सकते हैं, सप्लाइड पावर, सप्लाइड वोल्टेज ओवर बल्ब रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, इसका आप यूज करेंगे। सिंपल, समझ गया ना लॉजिक। और यहां से जो रेजिस्टेंस होगा बल्ब का, वो कहां से निकालोगे, बल्ब का रेजिस्टेंस निकालोगे आप इन दोनों डेटा से, यानी रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर रेटेड। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं करूं तो देखो VR कितना है सर, VR है आपके पास 220, और इसका स्क्वायर कर दो, PR कितना है सर 50 है कि नहीं है, ये RB की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहां पुट करो, तो सप्लाइड जो बैटरी जो सप्लाई करेगी ना पावर बल्ब को, वो कितनी करेगी, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम कंजप्शन है इतने वोल्टेज पे वो 50 वॉट है। अब देखते हैं कितनी आएगी। VS की जगह क्या लिखूं, VS 110, और RB की जगह क्या लिखूं 220 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 50 जाएगा ऊपर, तो 110/220, और इसका होल स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे कैंसिल करो, 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, देखो, तो ये आएगा 50 बाई, यहाँ बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर भी है, तो ये आएगा 50/4। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसको लिख सकते हो 25/2, यानी 12.5 वॉट। समझ गए आप, इतनी वॉट
सप्लाई करेगी बैटरी, क्योंकि इसका वोल्टेज कम है बैटरी का, और ये 220 पे 50 वोट खा जाती है, कंज्यूम करती है। तो 110 पे अगर आप पावर सप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली इससे तो कमी होगी, तो इतनी आप सप्लाई कर रहे होंगे उस बल्ब को, वो जो बैटरी है वो इतनी पावर सप्लाई कर रही होगी, विच इज लेस देन 50 वॉट। समझ गए लॉजिक? तो ये होता है इसका डिजाइनिंग और जो सप्लाइड वैल्यूज है उनका तरीका, सॉल्व करने का तरीका। ओके, सो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कहानी क्या है, ये भी आप समझ गए होंगे, तो कोई पंगे वाली बात नहीं होनी चाहिए। यस 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 एंड यस। ओके, तो लॉजिक क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट वो सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ये तो बस सिंगल बल्ब की सारी जानकारी, इंजीनियरिंग ऑफ सिंगल बल्ब। बट अगर बहुत सारे बल्ब हो, उनको हम सीरीज में कनेक्ट कर दे, पैरेलल में कर दे, फिर मिक्स कर दे, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हो, किस किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। लेकिन हाँ, बेसिक लेवल पे आपका फंडा क्लियर हो चुका है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे में मान के चल रहा हूं। ओके, तो ये हो गया इसका एक्चुअल प्रोसेस की कैसे क्वेश्चन करना है, सिंपल है। और अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, जब एक सिंगल बल्ब होगा और उसको कोई बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही होगी और आपसे पूछेगा बताओ कितनी बैटरी ने कितनी पावर सप्लाई करी इस बल्ब को, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। दिस वन इज द फॉर्मूला, है ना, दिस इज द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी या सेल, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। दिस इज द वोल्टेज ऑफ द सप्लाइड, यानी सोर्स जो है उसका वोल्टेज है, और आर का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो बल्ब के ऊपर जो रेटिंग वोल्टेज होगी वो है, तो Vs ओवर VR का होल स्क्वायर इनटू PR, यानी जो बल्ब के ऊपर जो रेटेड वोट गिवन होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास बन गया। इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट पुट कर दो, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट पुट करो, यही आंसर आएगा एज इट इज। समझ गए लॉजिक? तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो चलो अब बात कर लेते हैं लास्ट कंसेप्ट इसका, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस लगे होंगे तो किस तरीके से डील करेंगे। ओके, सो हियर वी गो, और जल्दी से देख लेते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर बल्ब्स को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है तो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है एंड कैसे आप उसको सॉल्व करके आ सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो यार दो बल्ब मैंने यहाँ पे सीरीज में ले लिए हैं और एक बैटरी से मैंने उनको कनेक्ट कर दिया, जो सप्लाई करेगी उनको करंट, सप्लाई करेगी एनर्जी, व्हाटएवर जो भी आप मान सकते हो, तो मैंने इस करंट को मान लिया आई। तो ये जो करंट है, चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसमें भी सेम होगी और इसमें भी सेम, तो सीरीज में चूंकि करंट सेम होती है, सीरीज में जो करंट है वो तो सेम होती है। यस सर, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान से देखो, जब भी करंट सीरीज में सेम है और हमने इस बल्ब में इस बैटरी ने कितनी पावर सप्लाई की वो निकालनी है, तो इसको कितनी पावर सप्लाई की, लेट्स से P1, इसको कितनी सप्लाई की, लेट्स से P2। तो P1 निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, आप सबको पता है, इसमें जारी करंट इसमें जारी करंट सेम है, तो हम पावर का करंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ना कि वोल्टेज वाला, क्योंकि ये करंट सेम हो जाएगी, तो ये तो होगी कांस्टेंट दोनों में, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कंजप्शन ज्यादा होगी, और जिसकी पावर कंजप्शन ज्यादा उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। अगर ब्राइटनेस पूछे, याद रखना, अगर ब्राइटनेस पूछेगा तो याद रखना, मोर रेजिस्टेंस व्हेनेवर द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कंजप्शन ज्यादा, मतलब उसको जो बैटरी पावर सप्लाई करेगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी जो कंजप्शन पावर होगी वो ज्यादा होगी, और जिसकी जितनी ज्यादा पावर उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, वो ब्राइट करेगा ज्यादा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि विच बल्ब विल ब्राइट मोर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सिंपल है, लॉजिक मैं बता दूंगा। ठीक है, अब ये हो गया क्लियर पॉइंट, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो स्मार्टली यूज करना है फॉर्मूले का। करंट सेम है तो I स्क्वायर R, वोल्टेज सेम है तो V स्क्वायर बाई R यूज करना है। ठीक है, समझ गए, आ जाओ। अब देखो, अगर मुझे इसकी निकालनी है तो मेरे को पता है करंट तो सेम है, तो I स्क्वायर, इसका रेजिस्टेंस मान लो R1, वो निकाल ही लेंगे हम बल्ब का, बल्ब पे जो भी रेटिंग गिवन होगी, और इसमें इसका रेजिस्टेंस R2 मान लो, तो इसकी हो जाएगी I स्क्वायर R2, और I तो आप निकाल ही लेंगे, करंट तो आप निकाल ही लेंगे ना, सिंपली, वो तो अगर निकालनी होगी तो निकाल लेंगे, और वोल्टेज की हेल्प से निकालना है तो भी निकाल लेंगे, कोई पंगा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बस R1 और R2 मेन है। तो अगर इसका R1 निकालना है, तो इसका R1 निकालने के लिए हमें पता है इसकी जो पावर होती है वो होती है V स्क्वायर बाई R, और वो रेटेड पावर लेते हैं हम, रेटेड, ये बल्ब का रेजिस्टेंस है और ये रेटेड है, तो ये आ जाएगी V रेटेड किसकी, फर्स्ट बल्ब की। ठीक है, और इसका स्क्वायर, और पावर रेटेड किसकी, फर्स्ट बल्ब की, यहां से R1 आ जाएगा। और अगर R2 निकालना है तो V रेटेड सेकंड बल्ब की, और पावर रेटेड सेकंड बल्ब की, यहां से R1 R2 निकाल, इस तरीके से मतलब निकाल सकते हो। सिंपली क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, बस इतना ध्यान रखना। और अगर आपसे नेट पावर पूछे, सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों की वजह से नेट पावर, याद रखना, जो इनकी इक्विवेलेंट पावर होगी वो होगी दोस्तों P1 P2 ओवर P1 प्लस P2, इस फॉर्मूले से निकालनी है। अगर बहुत सारे बल्ब हैं तो इनवर्सली, जैसे हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्ट करते हैं ना, तो इनकी इक्विवेलेंट पावर आएगी 1/P1 प्लस 1/P2 एंड सो ऑन, या लिख ही देते हैं 1/P3 एंड सो ऑन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर 2 ही है तो 2 तक ऐड करेंगे, 3 है तो 3 तक ऐड करेंगे, 2 है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। टोटल कितनी पावर सप्लाई हुई है, कंजप्शन हुए, दोनों को मिला के इक्विवेलेंट वे में, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। समझ गए ना लॉजिक क्या है?
ठीक है, करके दिखाऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस अभी आप देखते जाए, ठीक है। हो सकता है दोनों आइडेंटिकल बल्ब हो तो फिर तो टेंशन ही खत्म हो जाती है, कैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके कूल। अब हम देखते हैं केस नंबर 2, केस नंबर 2 यानी सेकंड केस, व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर इन बल्ब्स को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, तो दिख रहा है आपको क्लियरली, पहला बल्ब यहाँ पे है मान लिया और इसको आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी, और दूसरा बल्ब ये रहा, इसको आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी, ओके जी। तो ये वाला बल्ब इससे कनेक्ट कर दो, ये वाला बल्ब इससे, और इनको बैटरी से कॉमनली कनेक्ट कर देते हैं। तो पैरेलल का मतलब होता है ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, अब ये जो बैटरी का वोल्टेज है ये दोनों में सेम हो जाएगा, इसमें बैटरी का वोल्टेज सेम हो जाएगा वी। तो यहाँ पे वी सेम है दोनों के अक्रॉस को, की पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पावर जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे V²/R वाले फॉर्मूले से, यानी पावर कंजप्शन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस केस में। जब पावर आपने ब्राइटनेस देखनी है या किस जो कौन सा बल्ब इसमें से ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है ना, ये चेक करना है। चूंकि V सेम हो गया तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कंजप्शन इस बार कम होगी, क्योंकि उसका उल्टा है बिल्कुल, ठीक है। इसमें मोर रेजिस्टेंस मोर पावर मोर ब्राइटनेस, इसमें मोर रेजिस्टेंस लेस पावर लेस ब्राइटनेस। समझ गए लॉजिक, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है, इस केस को ध्यान रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और अगर इसमें P इक्विवेलेंट पूछे तो पहले इसकी निकाल लेना, लेट्स सी P1 P2, तो इसमें डायरेक्ट ऐड होता है P1 + P2 एंड सो ऑन, अगर और भी है तो टोटल पावर अगर आपने निकालनी है इस कॉम्बिनेशन में तो ये कर लेंगे। तो ये तो बेसिक सा है दोस्तों, ये आपने याद रखना है बेसिकली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये कंसेप्ट याद रखने हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं, अब इनका यूज कैसे करना है न्यूमेरिकल करने के लिए वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, यू डोंट वरी, न्यूमेरिकल के थ्रू सीखेंगे तभी मजा आएगा। हर टाइप के कैटेगरी का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, हर टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। बेसिक कंसेप्ट सारे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं कि डील कैसे करने हैं, ठीक है। ये सब सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपको बोला था बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट कैटेगरी के हम यहाँ पे करने वाले हैं, जितने भी कंसेप्ट हमने यहाँ सीखे उन सबका यूज करेंगे मस्त तरीके से, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है इस तरीके की, इससे क्या होगा आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है और यू नो इजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया, देखो 2 बल्ब है एंड both are connected in series with the supplied जो एक बैटरी है वो जो एनर्जी उसका सप्लाई करेगी, पावर सप्लाई करेगी। तो इसको मान लो ये बल्ब 1 है एंड दिस इज द बल्ब 2, ओके, एंड बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। वो बोल रहा है विच बल्ब है ना ब्राइट मोर, मतलब किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी या कौन सा फ्यूज कर जाएगा पहले, है ना, विच फ्यूज फास्ट, ओके। तो या तो बोलेगा कि बताओ इसमें से इस कॉम्बिनेशन में से किस बल्ब की ज्यादा ब्राइटनेस होगी या कौन सा बल्ब पहले फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा सर, देखो इन बल्ब के ऊपर जो डेटा लिखा है, मैंने आपको बोला था वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो डेटा होता है, ठीक है, क्योंकि उससे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं बल्ब का। तो इस पे लिखा है 60 वॉट, मतलब इस बल्ब की जो पावर है रेटेड, जो रेटेड पावर है फर्स्ट बल्ब की वो इतनी है और इसकी जो रेटेड पावर है वो 100 वॉट है, ठीक है। अब आपको पता है इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की हुई होगी, क्योंकि इनका वोल्टेज नहीं दे रखा है, जो ऑपरेटेड वोल्टेज होगा है ना, जो उसका डिजाइनिंग जो डिजाइन वोल्टेज है इसका वो नहीं दे रखा है। तो मान लेंगे आप इसका 220, इसका भी मान लो आप 220 पे इन दोनों को ऑपरेट किया जाएगा। अगर नहीं दे रखा है दोनों को सेम ही मानेंगे हम, क्योंकि वॉट दोनों की चलो अलग अलग दे रखी है, ठीक है। अब मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था कि अगर ये बैटरी है और ये सीरीज में है तो ये करंट तो सेम अप्लाई करेंगे, तो सेम करंट जा रही होगी इसमें। पहले कंसेप्ट सिखा देता हूं फिर डायरेक्ट कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो देख लो, तो करंट सेम जा रही है दोनों में, इट मींस वी हैव टू यू नो फाइंड आउट द पावर कंज्यूम्ड बाय दीज बल्ब्स टू डिफाइन द ब्राइटनेस, और कौन सा पहले फ्यूज होगा कौन सा नहीं होगा ये बताने के लिए। तो पता है क्या करना है, हमें पता है दोनों में करंट सेम है, तो हमें पता है अगर करंट सेम है तो पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, करंट वाला I²R, तो ये तो सेम होगी, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा, क्योंकि उसकी पावर कंजप्शन ज्यादा होगी, तो जिसकी ज्यादा पावर उसकी ब्राइटनेस ज्यादा और वही पहले फ्यूज होगा, समझ गए आप। तो मोर ब्राइटनेस मींस मोर रेजिस्टेंस, है ना। इस केस में जब करंट सेम हो, दोनों बल्ब पे 3 हो 4 हो 5 हो जितने भी होंगे, ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। अब करेंगे कैसे सर, रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं R1, तो हमें पता है रेजिस्टेंस इससे निकालेंगे जब आप इसका जो वोल्टेज है रेटेड ये है और इसकी पावर है, तो आपको पता है जो पावर होती है वोल्ट के टर्म्स में V²/R होती है, तो R आप निकाल सकते हो फर्स्ट वाले का, तो V²/P, तो V तो सबका सेम है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे R P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आप बस यहाँ से डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, आपको निकालने की जरूरत नहीं है कि जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और क्लियरली आप देख सकते हो दोनों बल्ब में ये पावर कम है, यानी P1 इज लेस देन P2। बल्ब P2 की जो वॉट है वो ज्यादा है,
ठीक है ना, जो उसकी रेटेड पावर है वो ज्यादा है, मतलब जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो क्लियरली आप देख सकते हो चूंकि इसकी पावर कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो क्लियरली यहां से आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, अगर सीरीज में बल्ब है सीरीज में, तो जिसके पास कम पावर है ना, जो रेटेड पावर है जिसकी कम पावर है, उसका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ज्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर कंजप्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्लियरली यहां से अब आप इस फॉर्मूले से डील करेंगे। देखो जो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो उसके ऊपर जो रेटिंग गिवन होती है उसके थ्रू निकालते हैं, फिर हमें पता चल गया किसका रेजिस्टेंस कम है किसका ज्यादा है। अब इसको कंपेयर करने के लिए कौन सा फ्यूज होगा कौन सा नहीं होगा, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी किसकी नहीं होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों में कौन सी क्वांटिटी सेम जा रही है, तो करंट सेम जा रही है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे और उसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन है। तो आप देख सकते हो जो पहला बल्ब है उसकी जो पावर कंजप्शन है वो ज्यादा होने वाली है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है कंपैरेटिवली टू सेकंड वन। तो देखो आप लिख सकते हैं यहां पे, उसने बोला विच बल्ब ब्राइट मोर, तो फर्स्ट बल्ब की जो ब्राइटनेस होगी वो ज्यादा होगी, आप ध्यान से देख सकते हैं, और इसी के चांस ज्यादा हो जाएंगे फ्यूज होने के, या तो ब्राइटनेस की बात करेगा और या फ्यूज होने की बात करेगा। तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस चेक कर लो, फिर ये देख लो कि कौन सा फॉर्मूला ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होंगे। फॉर्मूला केवल दो ही होते हैं आपके पास, या तो आप यूज करोगे आई स्क्वायर आर वाला, जो पावर वहां पे सप्लाई हो रही है जो बैटरी सप्लाई करती है वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना, और या आप यूज करोगे वी स्क्वायर बाई आर वाला। ये तब होगा जब उनमें करंट सेम होगी, ये तब होगा जब वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। तो वोल्टेज सेम करने के लिए क्या कर दो, ऑब्वियस है यार, आप इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जब आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे जो 100 वोल्ट का है, देखो ना पैरेलल में क्या है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। 2-3 क्वेश्चन और हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा मस्त तरीके से, तो आपको बिल्कुल पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। ओके एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, और ध्यान से बढ़िया तरीके से आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के डिस्कशन करूंगा, बेसिक लेवल से एक अच्छे लेवल तक जाऊंगा, सो जस्ट आप वेट करो, जितने भी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं बहुत औसम होने वाले हैं, और हर क्वेश्चन से कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टाइप का फंडा आपका क्लियर होने वाला है, और जितने भी कंसेप्ट हमने सीखे हैं उन सबका एप्लीकेशन भी हो जाएगा, तो मजा आ जाएगा। पूरा लेक्चर मस्त तरीके से देखना है, एंजॉय करना है, इसको सीखना है, और फिर इसको सीखने के बाद जाके न्यूमेरिकल और भी सॉल्व करने हैं, है ना। जो मैं करा रहा हूं तो है ही, और भी आपने ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, नाउ यू कैन सी। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बल्ब यहाँ पे यूज हो रखे हैं, दिस इज फर्स्ट बल्ब, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 बल्ब है, बैटरी इनको कहीं ना कहीं एनर्जी सप्लाई कर रही है, करंट सप्लाई कर रही है, ठीक है। उसने बोला ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल, बस ये ध्यान देना, अगर किसी क्वेश्चन में बोल दे कि सारे बल्ब्स आइडेंटिकल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल बल्ब, मतलब सबकी डिजाइनिंग एक जैसी है, मतलब सबका रेजिस्टेंस सेम है। अगर सब आइडेंटिकल है, इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस इसका सबका सेम है, बस ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। जरूरी नहीं है, मतलब हर बल्ब का रेजिस्टेंस सेम ही होगा, अलग अलग उसकी जो रेटेड वैल्यूज होती है अलग अलग दे सकता है, बट यहाँ पे बोल दिया कि सबका वही सेम ही है। तो उसने बोला विच वन ब्राइट मोर, तो बताओ इस कंडीशन में जब सारे बल्ब ही आइडेंटिकल है, एक जैसे रेजिस्टेंस क्या है, तो बताओ कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा, कौन सा बल्ब सबसे पहले फ्यूज हो जाएगा। तो कैसे बताएंगे, देखो आ जाओ। अब जब सबका रेजिस्टेंस सेम हो गया, अब क्या करें, देखो भाई आपको पता है बैटरी से करंट निकलेगी, बिल्कुल इसको पहले पूरे सर्किट में फ्लो करा देते हैं। तो यहां से जो करंट निकलेगी इसमें जाएगी, बिल्कुल, तो डायरेक्ट बैटरी से करंट B1 में जा रही है, फिर ये करंट यहाँ पे आएगी, डिवाइड हो जाएगी। आपको पता है ये बल्ब सीरीज में और दोनों है, मतलब इनका मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो R + R 2R हो जाता है ना सीरीज में, और नीचे मतलब इधर जो करंट जाएगी और इधर जो करंट जाएगी, इधर कम रेजिस्टेंस है R है, इधर 2R है, तो इधर कम जाएगी इधर ज्यादा जाएगी, इतना तो समझ में आता है। लेट्स सी I1 और इधर जा रही है I2, तो एक चीज क्लियर है कि I2 इज ग्रेटर देन I1, क्यों सर, क्योंकि कम रेजिस्टेंस है, तो उधर ज्यादा करंट जाएगी इस I में से जो भी जाएगी समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं। तो क्योंकि इधर ज्यादा रेजिस्टेंस है, ये दो बल्ब है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ऐड हो जाता है सीरीज में रेजिस्टेंस। तो ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे इन दोनों में जाने वाली जो करंट है वो कम है इन दोनों में, और इसमें जाने वाली करंट इन दोनों के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। अब उसने बोला सब आइडेंटिकल है, तो किसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, ये तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ये तो मतलब क्लियरली आप बता सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये डायरेक्ट बैटरी से जो करंट आ रही है निकल के, वो डायरेक्ट बल्ब इसमें जा रही है, यानी सबसे ज्यादा करंट तो इसमें ही होनी चाहिए,
चूंकि सबके रेजिस्टेंस सेम हो गए, तो यार सर हमें कैसे पता चलेगा किसकी पावर कंजप्शन ज्यादा है? भाई हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे बताएंगे कि ब्राइटनेस कौन ज्यादा देगा? हमें कैसे पता चलेगा कौन जल्दी से फ्यूज हो जाएगा? सबसे पहले फ्यूज कौन सा हो जाएगा? मैंने बताया था ना आपको, दो ही फॉर्मूले हैं, बस उन्हीं का एप्लीकेशन करना आना चाहिए। या तो I²R यूज करोगे या V²/R यूज करोगे। तो चूंकि हम यहाँ पे करंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें वोल्टेज नहीं चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, कि इसके अक्रॉस कितना है, इसके अक्रॉस कितना है, इसके अक्रॉस हम इजीली कर सकते हैं इसके थ्रू। तो अब देखो चूंकि करंट तो अलग अलग है, इसमें अलग करंट है, इसमें अलग करंट है, इस वाले में अलग करंट है, करंट तो अलग अलग है, लेकिन सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो रेजिस्टेंस सेम हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग यू कैन से कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², मतलब जिस बल्ब में ज्यादा करंट होगी, है ना, समझ गए आप, जिस बल्ब में ज्यादा करंट होगी उसकी पावर देखो उसमें ज्यादा हो रही होगी कंज्यूम, तो उसकी जो पावर रेटिंग है, उसकी पावर कंजप्शन है, वो भी ज्यादा होगी। तो इस बार हमने दो फैक्टर है यार, देखो किस पे डिपेंड कर सकता है, तो रेजिस्टेंस पे या करंट पे। रेजिस्टेंस सबका सेम कर दिया तो बची करंट, तो जिस पर्टिकुलर बल्ब में सबसे ज्यादा करंट जाएगी, ऑब्वियसली उसके फ्यूज होने के चांस सबसे ज्यादा होने वाले हैं, ऑब्वियसली उसकी ब्राइटनेस के चांस सबसे ज्यादा होने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा करंट तो डायरेक्ट बैटरी से निकल के इसमें ही जा रही है, तो क्लियर है। तो बस यही पूछा था, विच वन ब्राइट मोर, तो B1 जो बल्ब है वो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। तो सर क्या क्वेश्चन ऐसे ही आएगा क्या? देखो कैसे आएगा, देखो तो इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा, फिर देखो फिर सबसे ज्यादा करंट इसके बाद किस में जा रही है? इसमें जा रही है B2 में, तो इसकी ये जो B2 है इसकी ब्राइटनेस फिर इसके कंपैरेटिवली से तो कम होगी, बट इन दोनों से ज्यादा होगी, ठीक है, इन दोनों के रेजिस्टेंस सेम है, तो इनमें ब्राइटनेस सेम शो करेंगे, बट आप लिख सकते हो B1 की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा, फिर B2 की, फिर होगी B3 एंड इक्वल टू B4, क्योंकि आइडेंटिकल है और इनमें करंट भी सेम है, इन दोनों में करंट भी सेम है सीरीज में, और दोनों आइडेंटिकल भी है, तो दोनों की ब्राइटनेस सेम होगी B3 की और B4 की। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको ऑप्शंस बना के दे देगा कि ऑर्डर सेट करो जी, किसकी ब्राइटनेस कम है, किसकी ज्यादा है, तो ऑर्डर बनाएंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी है वो यहाँ पे मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर बना दिया। तो सबसे ज्यादा B1 है, क्योंकि डायरेक्ट बैटरी से इसमें सबसे ज्यादा करंट जा रही है, उसके बाद करंट डिवाइड हो जाती है, और यार रेजिस्टेंस देख के आप बता सकते हो किसमें ज्यादा जाएगी, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है यार, जिस साइड में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट उसमें ऑब्वियसली कम जाने वाली है, ऑब्वियस है, ठीक है, ओम्स लॉ से आप देख भी सकते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस कम है कंपैरेटिवली, इन दोनों को ज्यादा है, तो इसमें कम जाएगी, इसमें ज्यादा जाएगी, सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें, तो बन गया ब्राइटनेस का रेशियो, आई मीन ऑर्डर, ठीक है। तो ये बना सकते हैं, आप कर लेंगे ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आराम से डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का, बस कंसेप्ट आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लेवल अप होता जाएगा क्वेश्चन, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेवल अप होता जाएगा, बस आप ध्यान से देखते रहो, ठीक है। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऑसम है, देख लो आप ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस होते हैं नीट में, जोई मेंस में, दोनों एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छी बात ये है, मस्त तरीके से आते हैं और इजीली आप उनको क्रैक भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, अपने PYQs के क्वेश्चन जाके सॉल्व करना, सारे कंसेप्ट सीखने के बाद मचा डालेंगे हम, ठीक है। हर क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट की एप्लीकेशन करनी आपको आनी चाहिए। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक बैटरी है 220 वोल्ट की, और इसके अक्रॉस बहुत सारे पैरेलल में है, देखो सारे, अगर आप ध्यान से देखो सारे बल्ब कनेक्टेड है और पैरेलल में है, तो यहां से जो भी करंट जाएगी, ठीक है, वो इसमें अलग जाएगी, देखो इसमें अलग जाएगी, इसमें अलग, इसमें अलग, तो सब के सब पैरेलल में है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये वाला एंड प्लस से कनेक्ट है, ये वाले सारे एंड और ये वाले सारे इससे कनेक्ट है, मतलब इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज है वो भी 220, इसके अक्रॉस वोल्टेज वो भी 220, इसके अक्रॉस वोल्टेज वो भी 220, और क्वेश्चन में बोला ऑल बल्ब्स आर ऑफ 100 वॉट, हर बल्ब की जो रेटेड पावर है 100 वॉट है, इसकी भी 100 वॉट है, इसकी भी 100 वॉट है चंदे मेरे, इसकी भी 100 वोट है। तो यार क्या बात कर रहे हो, सबकी वोट भी सेम है, सबका वोल्टेज भी सेम है, मतलब सबका रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, सबका रेजिस्टेंस, ऑल दे आर आइडेंटिकल। एक्चुअली इस क्वेश्चन में उसने इनडायरेक्टली बोला ऑल दे आर आइडेंटिकल, है ना, आइडेंटिकल बल्ब है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हर बल्ब का रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, सपोज करो ये फर्स्ट बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सबका तो सेम ही होगा, आर मान लो कुछ, ठीक है। तो आर आप निकाल सकते हो कैसे, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि इनकी रेटिंग, पावर और वोल्टेज हमें गिवन है, पावर भी गिवन है, तो पावर होता है V²/R, क्योंकि वोल्टेज और पावर गिवन है तो यही वाला यूज करेंगे ऑब्वियसली। तो अब क्या करेंगे, R निकाल लेंगे, तो R आएगा V²/P, और V कितना है सर, V है 220 का होल स्क्वायर, और P कितना है सर 100। तो दोस्तों R कितना आ जाएगा यहाँ पे 220 यानी इसका स्क्वायर, और ये आएगा 10 का स्क्वायर और बाई 100, ठीक है ना। तो ये हो गया कैंसिल, तो 22 का स्क्वायर 484 ओम, ये आपके पास बन रहा है रेजिस्टेंस, ईच का रेजिस्टेंस इतना होगा। भाई कोई पंगे वाली बात नहीं है, देखो
हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस इतना होने वाला है, हर एक बल्ब का, क्योंकि ऑल दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बट पता पूछा क्या है, पूछा है रीडिंग ऑफ एमीटर। यहाँ पे जो एमीटर आपको नजर आ रहा है उसकी रीडिंग बताओ, मतलब एमीटर कितनी करंट रीड करेगा। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट रीड बाय द एमीटर, है ना, रीडिंग ऑफ एमीटर। अब आप ध्यान से देखना भाई बढ़िया तरीके से। लेट्स सी यहां से जो करंट चल, अच्छा इतनी चीज तो क्लियर हो गई होगी। 22 का स्क्वायर देख लेना भाई, यही हो रहा होगा, ठीक है। 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 तो 4 8 4 है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। सो यहां से जो करंट जा रही है आई, सपोज करो इसमें गई कुछ I1, ठीक है सर, और यहां से जब आगे इसमें कुछ जाएगी I2, इसमें कुछ I3, इसमें कुछ I4, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो एमीटर है वो यहां पे यूज किया गया है एमीटर, ठीक है ना। तो ये वाली जो I1 करंट होगी ये तो उसमें जाएगी ही नहीं, ये तो यहां तक आएगी और फिर इधर चली जाएगी बैटरी में। तो इधर से जो I2 आ रही है और इधर से जो I3 आ रही है, इसमें कुछ करंट होगी, और इधर से जो I4 आ रही है, तो ये I3 प्लस I4 इस पे देखो, इस जंक्शन की तरफ आ रही है, तो ऐड होके इधर आ जाएगी, ये ऐड होके, तो इसमें जो आएगी देखो, यहां से आएगी I3 प्लस I4, क्यों सर, क्यों क्यों क्यों, यहां से I4 आ रही है, इधर से I3, तो इस जंक्शन पे ऐड होगी केसीएल के अकॉर्डिंग, यहां पे आएंगी दोनों का सम। फिर इस पॉइंट की तरफ ऊपर से I2 आ रही है, इधर से I3 प्लस I4, तो इसमें जाएगी I2 प्लस I3 प्लस I4। मतलब बहुत क्लियर है यहाँ पे, ये जो एमीटर रीडिंग देगा सेकंड बल्ब में, थर्ड बल्ब में, फोर्थ बल्ब में कितनी करंट है, उन सब का सम होगा जो ये रीडिंग देगा। मतलब हमें चाहिए I2, I3 एंड I4, समझ गए आप, तो वो रीडिंग होगी इसकी, ठीक है। यानी रीडिंग जो होगी एमीटर की जो रीडिंग होगी टोटल करंट, वो होगी I2 प्लस I3 एंड प्लस I4। नाउ यू कैन सी, सिंपल है, ठीक है, निकाल सकते हैं आप। तो रेजिस्टेंस हर बल्ब का आपको पता चल गया, आप ध्यान से बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों। अगर बल्ब का रेजिस्टेंस पता चल गया, अप्लाइड वोल्टेज कितना है 220 है, तो आप आराम से करंट निकाल सकते हैं। तो V इक्वल टू होता है IR, और V है 220 और I हमें निकालनी है, और R कितना होगा, हर बल्ब के अक्रॉस 220 है, हर बल्ब का रेजिस्टेंस सेम है, तो 484 हो गया बॉस, है ना, रेजिस्टेंस यार है। तो आई आ गया आपका 220 बाई 484, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर बचेगा 10 बाय ये 22 ही तो आएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ जाएगी, देखो, है ना, ये आ जाएगी 10 बाई 22। इसको और कैंसिल कर सकते हो आप, ये आएगा 5 बाय 11 एम्पियर। तो हर बल्ब में इतनी करंट होगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन एमीटर जो रीडिंग देगा वो इसकी करंट प्लस इसकी करंट प्लस इसकी करंट के इक्वल होगी। देख लो एक बार, चेक कर लो, ओके। तो ये तो आई सर एक बल्ब में कितनी करंट है, तो हमें तो एमीटर की चाहिए, तो 1 2 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 15 बाई 11, तो ये हो जाएगा, दिस इज 5 नॉट 15, दिस इज 5, सो ओवरऑल 15 बाई 11। और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 15 बाई 11 इज व्हाट, तो आपका आंसर दिख रहा है आपको 1.35 के आसपास आपको पास आंसर मिल जाएगा। तो इतनी एम्पियर आपकी करंट होने वाली है, ऑप्शन में क्लियरली आपके पास है, दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऑल द बल्ब्स आर इन पैरेलल। सो अगर वो पैरेलल में है और हर एक की वॉट सेम है और उनका वोल्टेज भी सेम हो जाता, तो रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, और रेजिस्टेंस पता चल गया तो अप्लाइड वोल्टेज पता है, तो V इक्वल टू IR से हमने करंट निकालती। तो हर बल्ब में ये इतनी इतनी करंट यहाँ पे डाल रहा होगा, क्योंकि R सेम है तो सब में करंट भी सेम होगी। तो एम्पियर की जो रीडिंग होगी इधर से, एम्पियर के लेफ्ट राइट साइड में जितने भी बल्ब है, इधर नहीं, इधर तो एक सिंगल है, इसकी करंट तो सीधी यहाँ चली जाएगी, एम्पियर में जाएगी नहीं, तो इसके राइट में जितने बल्ब है सबकी करंट का जो सम होगा वो ये रीड करेगा, वही हमने निकाला, देखो सिंपल है। ओके, सो अमेजिंग है, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ज्यादा मजा आने वाला है अगर कंसेप्ट क्लियरेंस आपके दिमाग में है। औसम तरीके से आप हर टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला हर टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा अभी, यू डोंट वरी, ठीक है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से देख लेते हैं क्या है इसकी कहानी मेरी जुबानी। सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ लो, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से समझना है। डायग्राम मैंने ऑलरेडी अपने लिए बना दिया फॉर कैलकुलेशन, और आपने भी देखना है और आपने ट्राई करना है इसको पढ़ने के बाद खुद से, कम ऑन ट्राई करो, क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है कि विजुअलाइजेशन कैसे करना है। 3 बल्ब है, एक बैटरी है, 250 वोल्ट का एक सेल है जो यहाँ पे कनेक्ट किया गया है इसको करंट वगैरह सप्लाई करने के लिए। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है उसने कि अगर उसने बोला नाउ W1 W2 एंड W3 आर द आउटपुट पावर्स ऑफ द बल्ब B1 B2 एंड B3। वो बोल रहा है जो बल्ब है ये B1, इसकी आउटपुट पावर सपोज करो W1 है, और इसकी आउटपुट पावर W2 है, और इसकी आउटपुट पावर की बात कर रहा है। ये इनकी रेटेड है, जो लिखा है ये रेटेड पावर है जिन पे इनको डिजाइन किया गया। आउटपुट पावर है जो बैटरी सप्लाई कर रही है, तो उससे कितनी पावर रिलीज होगी, कंज्यूम होगी, ठीक है, वो आपकी बात कर रहा है। तो इनमें रिलेशन बताना है, ठीक है, इनमें रिलेशन बताना है। वो बोल रहा है इनमें रिलेशन बताना है कि W1 W2 और W3 में क्या रिलेशन है, कौन ज्यादा कौन कम एंड ऑल। एक ऑर्डर सेट करना है, जैसे मैंने अभी बताया भी था आपको कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो भाई इस क्वेश्चन को वैसे तो सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि सारे बल्ब अलग अलग हैं, आइडेंटिकल नहीं है। आप देख सकते हो 100 वॉट, 60 वॉट, 60 वॉट और 250 का वोल्ट का यहाँ पे बनाया गया इस पे, तो इसके पास तो 250 डायरेक्ट चला जाएगा, लेकिन इनका वोल्टेज अलग अलग होगा, मतलब आइडेंटिकल बल्ब तो नहीं है, अलग अलग बल्ब हैं। तो उसको एक्चुअली में सॉल्व करना पड़ेगा एंड विल टेक लॉन्ग टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट अगर स्मार्टली आप काम करोगे बिना सॉल्व किए भी सॉल्व किया जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, समझ गए। न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं पूछी है, तो हम डायरेक्ट देखेंगे किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, वही जरूरी है हमारे लिए, है ना। अब आप दोस्तों ध्यान से देखो, ये बैटरी करंट सप्लाई करेगी इसको, ठीक है। तो करंट यहां तक आई, दो रास्ते अब करंट के जाने के, या इधर जाएगी या इधर। सपोज करो इधर कुछ करंट जा रही है I1 और इधर कुछ करंट जा रही है I2, तो I2 जो भी करंट होगी वो इन दोनों में सेम जाएगी, देख लो, क्योंकि दोनों सीरीज में है। फिर वो I2 यहां से वापस आ जाएगी और I1 यहां से वापस आएगी और दोनों मिलके इधर I बन के फिर से बैटरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो हम इसी मेथड का यहाँ पे यूज करने वाले, किसमें ज्यादा करंट जा सकती है किसमें कम, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट पावर को हम बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या करें सर, किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा आपने इमेजिन करना है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, करंट भी अलग अलग है, ठीक है। किसमें ज्यादा करंट हो सकती है किसमें कम हो सकती है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान देना। देखो अगर आप, मैं ध्यान से देखूं भाई लोग, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये 100 वॉट है और ये 60 वॉट है ना, और ये दोनों सीरीज में है। अगर मैं कुछ भी देखूं यहाँ पे, किसी भी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करूंगा, तो मेरे को पता है ये 250 है, तो 250 इसके अक्रॉस तो डायरेक्ट आएगा, लेकिन ये 250 इसके अक्रॉस सीरीज में है, तो इसका कुछ वोल्टेज अलग होगा, इसका कुछ वोल्टेज अलग होगा, और हमें करंट वगैरह ये सब कुछ भी नहीं पता है। तो रेजिस्टेंस को देख के आपने बताना है, ठीक है। रेजिस्टेंस को सपोज करो, आप मान लो कि रेजिस्टेंस को किस तरीके से आपने इमेजिन करना है, तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 और इसका रेजिस्टेंस मान लो R2 और इसका रेजिस्टेंस मान लो R3 उसका। बॉस को ध्यान से देखना मैं क्या यहाँ पे बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपने चीजों को हैंडल करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसकी जो आउटपुट पावर है वो W3 है, इसके W1 W2। एक चीज क्लियर होगी, ये रेजिस्टेंस अगर मैं इसको दोबारा से ऐसे बनाऊंगा, देखो इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R1 और इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R2। एक तरीके से समझ लो 3 रेजिस्टेंस है और इस तरीके से कनेक्टेड है, और ये हो गया आपका दिस इज R3, ओके। और एक बैटरी यहाँ पे बस कनेक्ट की गई है इस तरीके से 250 वोल्ट, ओके सर, कम ऑन। तो अब करेंगे क्या, अब देखो जब आप रेजिस्टेंस निकालोगे, क्योंकि उसके लिए आपको वोल्टेज वगैरह निकालना पड़ेगा, इसके निकाल तो लेंगे, इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है, ठीक है। तो फिर भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, ठीक है, इन दोनों का जो भी रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि सीरीज में है, तो इनका जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो R1 प्लस R2 होगा, और वो कहीं ना कहीं देखो इसमें एक 100 वोट का, एक 60 वोट का, और ये केवल 60 वोट का है, तो इन दोनों का कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस इससे तो ज्यादा ही होगा, मतलब इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कहीं ना कहीं R3 से तो ज्यादा ही होगा, समझ गए। तो इसका जो रेजिस्टेंस है कंपैरेटिवली इन दोनों के तो कम ही होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। वॉट कम है वैसे भी, ठीक है, 60 वॉट है, ठीक है। तो यहां से जो करंट जा रही होगी, है ना, देखो करंट जा रही होगी, इसमें लेट से जा रही है I1 और इसमें मैंने मान लिया I2। तो ये जो भी करंट जा रही है, इसका जो रेजिस्टेंस है इन दोनों के कंपैरेटिवली कम है, तो इसमें करंट ज्यादा एंटर करने की कोशिश करेगी। तो करंट अगर ज्यादा जाएगी तो उसकी जो पावर आउटपुट होगा वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस साइड में करंट कम जाएगी कंपैरेटिवली I1 के कंपैरेटिवली, क्योंकि इस साइड में दो रेजिस्टेंस है दोनों सीरीज में, तो ऐड होके उनका रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं इससे तो ज्यादा ही हो सकता है। न्यूमेरिकल वैल्यू हम नहीं निकाल रहे, हम डायरेक्ट देख रहे हैं बस, जिससे क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर सके, ठीक है। तो ये जो करंट है ये कहीं ना कहीं कम होगी I1 से, तो इन दोनों में जाने वाली करंट कम होगी कहीं ना कहीं I1 से, तो इनकी जो पावर्स है अब उनको इंडिविजुअली आप बता सकते हो, इसके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसकी और इसके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसकी। तो जिसकी देखो सीरीज आई है, जिसकी वॉट कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, नॉर्मली आप इसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। तो यहाँ पे जो आउटपुट पावर होगा सीरीज के अकॉर्डिंग W2 और ये W1, तो W3 सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर W2 फिर W1, क्योंकि ये दोनों सीरीज में भी तो है, और सीरीज में जिसकी वॉट कम होती है, समझ गए, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम है, सीरीज में करंट तो सेम है, तो P = I2R यूज कर सकते हो। ये I2 तो सेम है, तो P = R, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर आउटपुट भी ज्यादा ही होगी, और रेजिस्टेंस तो इसी का ज्यादा होगा, इसका कम होगा, ऑब्वियस है ये तो, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं, इस तरीके की कैलकुलेशन करके भी कभी कभी आप स्मार्टली डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा किस तरीके से आपने क्वेश्चन बनाना है। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछी थी, अदरवाइज आपको काफी कैलकुलेशंस में करनी पड़ती, रेजिस्टेंस वगैरह निकालने पड़ते, पावर वगैरह निकालनी पड़ती, तब जाके कंपैरिजन हमने करना होता था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो जल्दी से। और जैसे मैंने आपको बोला सारे क्वेश्चन अल्टीमेट यहाँ पे होने वाले, जिस कैटेगरी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आते हैं, आ चुके हैं, उस टाइप की हर कैटेगरी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन को आप देख लो यहाँ पे, और किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी देखेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन काफी देखा गया है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बॉस इसमें बोला गया इन द सर्किट शोन इन द
figure heat produced in 5 ohm resistor due to the current flowing through it is 10 कैलोरी पर सेकेंड। मतलब इस 5 ओम के रेजिस्टर में कुछ करंट जा रही होगी, लेट्स सी कुछ आई जा रही होगी या I1 मान लो, और इस करंट की वजह से जो उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है वो दे रखी है आपको। इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट प्रोड्यूस आपको दे रखी है, और वो हीट प्रोड्यूस किस तरीके से, उसकी यूनिट क्या दे रखी है देखना पड़ेगा, 10 कैलोरी पर सेकेंड है। तो ये तो वही एनर्जी की यूनिट होती है, और ये पर सेकंड है, तो ये तो रेट हो गया, तो पावर है, तो इसकी पावर दे दी इसमें कितनी ये कंज्यूम हो रही है, एक तरीके से वो पावर इसमें प्रोड्यूस हो रही है, जो आउटपुट पावर है वो दे दी है आपको, ठीक है। इस वाले में तो यार सही है यार सर, तो इसका रेजिस्टेंस पता है यार, और पावर आपको दे दी है 10, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो इससे हम निकाल सकते हैं P इक्वल टू आप यूज कर सकते हो उसको I²R यूज कर सकते हैं, यस। तो पावर है कितना सर 10, तो I²R, R कितना है सर 5, ये हो गया कैंसिल, तो I² कितना आ गया 2, तो I कितना आ गया सर √2। इतनी एम्पियर करंट इसमें कहीं ना कहीं जा रही होगी पक्का, ठीक है। तो इतनी एम्पियर करंट इसमें जा रही होगी। पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं, पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं, ठीक है। द हीट जनरेटेड इन 4 ओम रेजिस्टर इज, 4 ओम रेजिस्टेंस में कितनी हीट जनरेट हो रही होगी ये निकालना है, और 4 तो ये है, सपोज करो यहां से जो भी करंट आ रही होगी I1 इधर चली गई तो I2 इधर जाएगी। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और ध्यान से देखेंगे, देखो ध्यान से, यहां पे इन दोनों रेजिस्टेंस को देखो, दोनों सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो दोनों में करंट सेम जाएगी, और दोनों का जो सम है, इनका जो इक्विवेलेंट है वो तो 10 है, और 10 इससे डबल है। मतलब अगर इसमें I1 करंट जा रही है तो इसमें इसकी हाफ जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो इसमें ज्यादा करंट जाएगी। इसमें देखो ना यार, ऑब्वियस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इनका रेशियो कितना है 1/2 का है ना, ये 1/2 का रेशियो है इनका अगर देखा जाए। तो अगर इधर I1 जा रही है तो ये I1 I2 से ज्यादा होगी, तो I1 I2 से ज्यादा कितनी होगी 2 टाइम्स, या यू कैन से इधर जो करंट जाएगी I2 डायरेक्ट भी देख सकते हो आप, वो I1 से हाफ होगी, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस इसका डबल है तो करंट हाफ हो जाएगी, ठीक है जी। तो I2 डायरेक्ट मिल गई जो 4 में जा रही है, तो 4 में I2 डायरेक्ट आ गई I1/2, और ये है √2/2 हो जाएगा, क्योंकि I1 आप निकाल चुके हो जो 5 ओम में जा रही है, दैट इज √2। तो I2 डायरेक्ट आ गई, और अगर इसकी करंट आ गई तो इसमें कितनी पावर जनरेट हो रही है वो निकालनी है। तो पावर इन 4 I²/R से निकाल लो, तो इसमें I2 जा रही है और इसका रेजिस्टेंस जो भी होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी √2/2, और इसका होल स्क्वायर कर दो, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, दैट इज 4, तो ये आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 2, तो P4 आपकी आ गई 2 वॉट। आप चेक करें, दिस इज 2 वॉट, and here we go, and this is 2 watt, या you can say calorie per second, है ना। उसने आंसर दिया है 2 कैलोरी पर सेकेंड, ये यूनिट लिया है तो यही ले लेंगे हम, ठीक है, 2 कैलोरी पर सेकेंड। तो उसमें ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं और आराम से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इजी तरीका है। दूसरा तरीका भी हो सकता था कि इसके आउटसाइड का वोल्टेज निकाल लो, फिर इसका निकाल लो, फिर इसका निकाल लो, थोड़ा सा और लेंथी प्रोसेस हो जाना था, बट ये ऑप्शन है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 5 ओम है और अपर ब्रांच में 10 ओम है, और दोनों पैरेलल में भी है, तो करंट जब डिवाइड होगी तो उसी रेशियो में डिवाइड होगी, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, दोस्तों मचा सकते हो, मस्त तरीके से क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एंड उस टाइप का क्वेश्चन भी काफी टाइम से काफी बार पूछा गया है, तो एक सेट हो जाएगा माइंड में, लॉजिक सेट। वैसे तो कॉन्सेप्ट हमने सारे सीख ही लिए, और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी हमने देख ही लिया, तो कोई टेंशन नहीं है। अब तो आपको एप्लीकेशन करना है, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो उतना आप मचा सकते हो बॉस। तो टेंशन नहीं लेने का बॉस, टेंशन देने का, और खुश रहने का, मस्त रहने का, और प्रैक्टिस करते रहने का। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है बॉस, और मस्त मजा आने वाला है। देखो सारे टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए, और भी देखो ना, इस टॉपिक से ना बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आप PYQs भी सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट जो भी आपके पास होगी उसको आप सॉल्व करेंगे, जहां से जो भी मटेरियल आपके पास है उसको आप सॉल्व करेंगे, एंड लॉट ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के, क्योंकि 100% चांस बने रहते हैं यहां से क्वेश्चंस आने के। टेक्निक मैंने आपको बता दिया किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, क्या कंसेप्ट होते हैं, और किस तरीके से उनका इस्तेमाल करके यूज करके आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हो और कॉन्फिडेंस बना सकते हो अपना, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, आप जल्दी से देख लो, पढ़ लो उसको आराम से। प्यारा सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्यूट सा क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट इसमें जो यूज हो रहा है उसको पकड़ लिया तो उड़ा डालोगे इसको, टेंशन ही नहीं लेने का यार, एकदम मजा आने वाला है, ठीक है। तुमको यार क्या बोला गया, क्वेश्चन को जल्दी से रीड कर लेते हैं, आप भी देख लो, आप भी रीड कर लो, मैं भी देख लेता हूं, ओके। सो उसने बोला फिगर शोज 3 रेजिस्टर कॉम्बिनेशंस, ओके, R1 R2 एंड R3 का जो कॉम्बिनेशन ध्यान दे रखा है, कनेक्टेड टू अ 3 वोल्ट बैटरी। मतलब हर अरेंजमेंट में 3 वोल्ट की बैटरी है। सबसे मेन बात तो यही है कि हर अरेंजमेंट में जो बैटरी का वोल्टेज है सेम है। ओ हो क्या बात कर रहे हो, हर 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 अरेंजमेंट में बैटरी का जो वोल्टेज गिवन है, जो बैटरी गिवन है वो सेम वोल्टेज की है। तो ये सबसे मेन पॉइंट होने वाला है।
if the power dissipated by the configuration R1, R2 and R3 is P1, P2 and P3 respectively, then what is the relation between P1, P2 and P3? वो बोल रहा है जो पहला कॉन्फ़िगरेशन है ए कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जो पावर डिसिपेट हो रही है, जो करंट सप्लाई करेगी बैटरी, और इस कॉन्फ़िगरेशन में जो पावर डिसिपेट होगी वो P1 है। ये जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है, बैटरी सेम है वोल्टेज की, इसमें पावर जो डिसिपेट होगी वो P2 है, और जब बैटरी इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को पावर सप्लाई कर रही है, इसमें जो डिसिपेशन होगा पावर का वो P3 है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1, P2 एंड P3? क्या बात कर रहे हो यार, उड़ा डालेंगे यार। देखो यहाँ पे वोल्टेज गिवन है और वोल्टेज गिवन है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट। तो V और R का रिलेशन है, तो हमें पावर चाहिए, तो पावर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? P = V²/R, क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज सेम है। ध्यान से देखो, वोल्टेज सेम है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो जिस कॉन्फ़िगरेशन का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसमें पावर डिसिपेशन सबसे कम, या जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम उसका पावर डिसिपेशन सबसे ज्यादा होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, यहीं से खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन में बैटरी सेम थी, इसलिए हमने वोल्टेज को सेम किया, इसलिए हमने V²/R का फॉर्मूला यूज किया, ना कि I² R वाला। ठीक है, V²/R वाला, ना कि I², क्योंकि करंट का हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। समझ गया लॉजिक? यस, कम ऑन। अब क्या करेंगे सर, देखो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का रेजिस्टेंस निकाल लो। देखो हमें पता है इस बैटरी के अक्रॉस, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो ए और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो बी, नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब आपको तभी बता सकते हैं आप, तभी तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम होगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी पावर डिसिपेशन ज्यादा हो जाएगी। तो यार इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे जो ए पॉइंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और इससे डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस ये कनेक्ट है और एक ये, तो 5 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5। ना तो यहाँ सीरीज बन रहा है ना पैरेलल, बट ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जरूर है। दिख रहा है आपको? देखो तो ए से डायरेक्ट एक 1 1, तो 1/1 1, इधर बी से डायरेक्ट ये भी 1 है और ये भी 1/1 1, तो ये बीच का रेजिस्टेंस हटा सकते हो क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब आप सॉल्व कर लो। देखो यहां से जो भी करंट जाएगी इसमें और प्लस इसमें जाएगी, तो ये दोनों सीरीज में है, तो 2 हो गया, ये दोनों भी सीरीज में है, 2 हो गया, और 2 और 2 पैरेलल में है। तो जब पहला कॉन्फ़िगरेशन का रेजिस्टेंस आएगा तो 2 × 2/4 यानी 1 ओम आ गया अल्टीमेटली। तो इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 1 ओम आ रहा है। वैसे सेकंड में निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ से जो भी करंट आएगी, देखो इसमें लग जाएगी, इसमें लग जाएगी, इसमें लग, जो करंट इसमें जाएगी वही सेम रास्ते से इसमें जाएगी। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज। अब ये 2 और ये बीच का 1 ये पैरेलल है। दिख रहा है आपको? ये पैरेलल है क्योंकि इस ब्रांच में 2 बचा, इस ब्रांच में 2 बचा, और बीच में तीनों के तीनों पैरेलल है, क्योंकि तीनों का एक एंड यहाँ पे कनेक्ट है, एक एंड यहाँ पे कनेक्ट है। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम R2, उसको निकालेंगे 1/2 + 1/1 + 1/2। एलसीएम आ गया इसका 2, 1 + 2 + 1, तो 4/2। तो आप देख सकते हो 2, तो R2 की वैल्यू आ गई 1/2, यानी इससे तो कम आ रही है। ठीक है, R2 की वैल्यू आ गई 1/2, यानी इससे तो कम आ रही है। अब इसको देख लो, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं सर। ओके, ये सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है, बस इसमें यहाँ एडिशनल एक रेजिस्टेंस है। देखो ये 2, ये 1, ये 2, तो इन दोनों का जो आंसर आया वो 1/2 आया, +1 और ऐड हो जाएगा इसमें। देखो ना इनका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, अगर मैं इसको दोबारा सॉल्व करूं तो एक और एडिशनल रेजिस्टेंस है, बस ए और यहाँ पे कहीं बी मान लो, ए और यहाँ पे कहीं बी मान लो। ठीक है, तो ये आ गया था आपका 1/2 और ये है 1, देख लो ये वाला, तो इसमें तो करंट जाएगी, इससे होके इसमें जाएगी, तो इन दोनों को सीरीज में कर लो, और यानी R3 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/2। नाउ दिस इज 3/2, तो ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है। तो दिस रेजिस्टेंस यानी R3 इज ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन R2। R3 का जो रेजिस्टेंस है वो 1 से ज्यादा है, और ये तो सबसे कम है, R2 तो सबसे कम है। तो जो सबसे कम है, देखो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, देखो क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो सबसे कम रेजिस्टेंस जिसका, उसकी पावर कंजप्शन, उसमें डिसिपेशन सबसे ज्यादा हो रहा होगा। तो सबसे कम किसका है? इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो बना दो रिलेशन। तो इसका पावर कंजप्शन सबसे ज्यादा है, तो यानी P2 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P3। दिस इज द रिलेशन, दिस मस्ट बी द करेक्ट रिलेशन एक्चुअली, दिस मस्ट बी द करेक्ट रिलेशन। नाउ यू कैन सी। ओके, तो ध्यान से देख सकते हैं आप, ध्यान से आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब फंडा क्लियर होना चाहिए यार, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद तो आप मचा डालोगे, कोई टेंशन नहीं लेने का, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे सीखे, एप्लीकेशन करना अच्छे से सीखा, हर टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब यार मेरे को एक क्वेश्चन और दिखाई दिया, तो मेरा मन कर रहा है कि उसको भी करा ही डालूं। वैसे तो लास्ट था, लेकिन वो भी करा देता हूं, क्योंकि एक कंसेप्ट मैंने इसमें और आपको सिखाया था, दैट इज व्हाट, वो था आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वाला। उस पर डिपेंडेंट भी क्वेश्चन करा देता हूं कि कैसा आ सकता है और किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कर भी पाएंगे कि नहीं, और इजी है कि टफ है, कैसे करेंगे, सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, ओके भाई लोग, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप जल्दी से देख लेंगे और मजा आने वाला है। एक बार इसको आप पढ़ लो, कंसेप्ट समझ लो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा इसमें ये कंसेप्ट यूज होने वाला है। यस, उसमें ये कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग,
और हर तरीके का कंसेप्ट कहीं ना कहीं हम यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो हर टाइप के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। ओके, एक बैटरी है जैसे कि आप देख सकते हो जिसका EMF E है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R यानी 4, यानी ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, ये क्लियर बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम बोल रहा है कि इन ऑर्डर दैट द मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर्ड टू द नेटवर्क, अगर ये बैटरी इस पूरे नेटवर्क को मैक्सिमम पावर डिलीवर करना चाहती है, सप्लाई करना चाहती है, देन द वैल्यू ऑफ R इन ओम्स शुड बी। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यूज हुआ है ना, इस R की वैल्यू है क्या, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R जो इसमें यूज हुआ है पूरे नेटवर्क को बनाने के लिए। कब, व्हेन P max इज डिलीवर्ड, ठीक है, जब P max डिलीवर्ड बाय बैटरी या सेल, समझ गए आप, जब ये सेल, ये बैटरी इस पूरे नेटवर्क को मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा। याद करो, अब कोई भी बैटरी किसी भी नेटवर्क को मैक्सिमम पावर अगर डिलीवर करती है तो वो किस कंडीशन में करती थी, याद करो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मस्ट बी इक्वल टू नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। यही कंडीशन होती थी कि नहीं, इस कंडीशन का यूज होगा यहाँ पे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 4 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकाल लें, यहाँ पे पुट कर दे, हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो बस मेनली हमें इस सर्किट का टोटल नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो करंट जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी, अकेला रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं होगा। इधर जो जाएगी देखो, इसमें प्लस इसमें सेम है, तो ये सीरीज 2R। अब करंट यहाँ से डिवाइड होगी, यहाँ से आ रही है, कुछ इधर जाएगी, अकेला है, कुछ नहीं होगा। जो इसमें जाएगी दिस सेम है, तो ये 2R, क्लियर है। अब आप इसको रीड्रॉ करो, रीड्रॉ कर लेते हैं सर। देखो, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस बचा, दिस इज R, एंड यहां पे एक रेजिस्टेंस बचा, दिस इज ऑल्सो R, ठीक है, ये आ गया 2R, एंड दिस इज 6R, और इधर एक रेजिस्टेंस बचा 2R, तो दिस इज 2R ओ और यहाँ पे R। अब यहाँ पे इसको हमने ऐसे कनेक्ट किया है, तो दिस इज 4R, दिस इज 2R। अब इस नेटवर्क को अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहां से जो करंट आएगी, देखो आप बोलोगे सर इसमें लगा है, इसमें लगा है, ये दोनों पैरेलल है, नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एक एंड तो यहाँ पे कनेक्ट है, लेकिन ये वाला एंड अलग है, ये वाला एंड अलग है, तो इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो पैरेलल नहीं है। और ये 5 भी है, तो याद करो 99% मैंने केस बताया था, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। ओके, सो देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 क्यों बनेगा, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से ही क्यों करे क्वेश्चन, क्योंकि ना तो सीरीज बन रहा है ना पैरेलल बन रहा है। तो क्या करेंगे सर, तो इस बैटरी के इस टर्मिनल से डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो कनेक्ट है, दिस डिवाइड बाय दिस, चेक कर लो रेशियो, R/2R 1/2, और इधर नेगेटिव वाले टर्मिनल से जो कनेक्ट है, देखो इधर इससे डायरेक्ट ये वाला और ये वाला, तो ये ऊपर डिवाइड बाय नीचे वाला किया ना आपने, तो यहाँ पे 2R/4R करोगे तो ये भी 1/2R है, मतलब ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। मतलब वो रेजिस्टेंस जो बैटरी से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट है, जो बीच में है, उसको रिमूव कर सकते हैं, यानी ये वाला, इसको हटा सकते हैं। नाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो, ये वाला R और ये वाला 2R, इसमें जो भी करंट जाएगी दोनों में सेम जाएगी, तो ये सीरीज हो गया, यानी 3R, और ये वाला 2R और ये 4, ये सीरीज हो गया, यानी 6R। अब इस बैटरी के पास केवल 2 रेजिस्टेंस बचे, ऊपर बचा आपका 3R, क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बच गया है दोस्तों, इस तरीके से है ये, यहाँ पे बच गया आपके पास 6R। तो यहाँ से जो भी करंट जाएगी, अब इसमें अलग, इसमें अलग, और दोनों के टर्मिनल यहाँ पे हैं, दोनों के टर्मिनल यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं, तो दोनों पैरेलल में हैं, और अगर दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, 3R इंटू 6R बाई 3 + 6 दैट इज 9R, R से R कैंसिल, तो ये 3 एंड ये 2, तो ये आ गया 2R। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आया आपके पास, दैट इज 2R, यानी इस पूरे सिस्टम का जो नेट रेजिस्टेंस आ गया 2R आ गया। यहाँ पे पुट कर दो, देखो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो 4 = 2R और 2 से कैंसिल, तो R आ गया 2 ओम। मतलब इस नेटवर्क में हर रेजिस्टेंस जो R है वो 2 ओम का है, समझिए। तो दिस इज द ऑसम क्वेश्चन, इसमें ये कंसेप्ट भी इसने यूज कर लिया है और इसके थ्रू इसने क्वेश्चन भी बना दिया, और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये थी इसकी कहानी, मेरी जुबानी कंप्लीट लेक्चर आपके पास आ गया। एक पर्टिकुलर लेक्चर में ही आपको सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे इसके, और हर टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है, ठीक है, ऑसम तरीके से प्रैक्टिस करने की। ओके, ऑल द बेस्ट।